हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी by virtue of position, and electrostatic means in an electrostatic field. तो change in potential energy is defined as negative of work done by internal conservative force। तो किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं पहले चीज़ को समझाऊं कि मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और अर्थ सरफेस से अपन इसको यहाँ स्मॉल हाइट d रेस करते हैं, तो इस पर एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा अर्थ मास सिस्टम का mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgd ऐसा होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से प्लस mgd आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज रेज्ड इंक्रीज्ड बाय अमाउंट mgd। यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u1 थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u2 है, तो हम कहेंगे u2 माइनस u1 इज इक्वल टू प्लस mgd। तो डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स whose work done round a trip is zero। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन है V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन शिफ्ट पर यूनिट चार्ज Q इन शिफ्टिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स in shifting this test charge Q from initial position to final position। और ये आएगा इंटीग्रल Q इंटू E डॉट ds फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिवाइडेड बाय Q। तो Q से Q गया कट, बचा इंटीग्रल E डॉट ds। ऐसा रिलेशन हमारे पास है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इस पॉइंट को हम करें इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से जाके राउंड ए ट्रिप वापस ये यहीं लौट कर आ जाते हैं। इस चार्ज Q को हम लेकर जा रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds 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 करते करते पूरा एक राउंड करके इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाते हैं।
तो जो पोटेंशियल है वो इनिशियल पोजीशन का और फाइनल पोजीशन का सेम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो राउंड ए ट्रिप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसको आगे हम एक्सटेंड करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल E डॉट ds ओवर ए क्लोज्ड पाथ, मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, इज इक्वल टू 0। इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लाइन इंटीग्रल निकालें E डॉट dl, ds की जगह मैंने वर्ड यूज़ किया dl, कि उसके इस पाथ पर dl 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 वेक्टर लेकर जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए क्लोज्ड पाथ, तो ये कितना आएगा 0। तो कुल मिलाकर हमने ये प्रूव किया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स राउंड ए ट्रिप इज 0, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। एंड कंजर्वेटिव फोर्स की एक और खूबी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की एक और खूबी होती है, वो ये होती है कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज independent of path taken। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तक बात समझ गए, और अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट अस डिफाइन। तो अब अपन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल इलेक्ट्रिक force in bringing a charge q from infinity to point P is defined as electrostatic potential energy of charge at point P in that electric field। वेरी सिंपल। तो देखिए डेल्टा यू क्या था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो आपने वर्क डन किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अच्छा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाए, इन्फानाइट से पी तक। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी एट पी माइनस वी एट infinity। Now we assume V at infinity is 0, potential at infinity, therefore potential energy at infinity is 0। तो इससे हम लिख सकते हैं कि potential energy of charge at point P is nothing but Q into Vp।
तो इस तरीके से Q इंटू वी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। V क्या था? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q। तो वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिकवरेबल एंड इज इक्वल टू Q इंटू वी। अब हम देखेंगे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है D। तो इस सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और इससे D सेपरेशन पर दूसरा चार्ज रखा है Q2। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो सोचिए कि आप इनफाइनाइट से पहले सिर्फ Q1 को लेकर आए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा? 0। और वर्क डन एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम A रख दिया इस पॉइंट का, ठीक है ना। टू पॉइंट B फ्रॉम इन्फिनिटी इन प्रेजेंस ऑफ Q1, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा Q2 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल मतलब यहाँ B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? फाइनल पॉइंट कौन सा है? B। तो B पॉइंट पर पोटेंशियल किसके कारण है? Q1 के कारण है। कितना? K Q1 अपॉन D। और इन्फाइनाइट पर पोटेंशियल हमने 0 अज्यूम किया है। तो टोटल वर्डन कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन D इन सेकेंड स्टेप एंड 0 इन फर्स्ट स्टेप। तो दिस एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट पर जब भी चार्जेस थे तो क्या था? 0। तो दिस वर्क डन एक्सटर्नल इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D। ऐसे ही 2 से अधिक पॉइंट चार्जेस का भी सिस्टम हो सकता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? देखिए, नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a system of 3 point charges which will be extended to system of n point charges. Electrostatic potential energy of a system क्या है? It is external work done against electric force in bringing these charges from infinity and arranging them in the configuration, and this external work done is stored as potential energy of the system. तो मैं निकालने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। पहले इसको समझें, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को, तो फिर n पॉइंट चार्ज के लिए अपन इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, उसकी वर्टाइसेस पर कॉर्नर्स पर 3 पॉइंट चार्ज रखे हैं, Q1 Q2 एंड Q3। और ये जो साइड लेंथ है, डिस्टेंस, इसको मैंने 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को कहा R12, इसको कहा R23, इसको कहा R31 या R13, एक ही बात है। अब
इस कॉन्फ़िगरेशन में इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो क्या करना कि पहले सिर्फ Q1 को लेकर आना इन्फिनिटी से, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दूसरा चार्ज वहाँ नहीं है, तो वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, 0। फिर Q1 को आपने रख दिया ना A पर। अब इन प्रेजेंस ऑफ Q1 ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B एंड find external work done against electric force that will be stored as potential energy in the system. Then lastly, in presence of Q1 and Q2, bring Q3 from infinite to this point C and calculate external work done against electric force that will be again added to potential energy of the system. So total external work done against electric force is stored as potential energy in the system. तो first step क्या है, bringing Q1 from infinity to position A, external work done against electric force कितना होगा, 0, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं है। दूसरा स्टेप, इन प्रेजेंस ऑफ Q1, in presence of Q1, in the electric field of Q1, bringing Q2 to position B, इसमें एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q2 को लाए V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V इनिशियल मतलब V एट इन्फिनिटी 0 है, V एट B किसके कारण है, ड्यू टू Q1। तो ये हो जाएगा Q2 इंटू के Q1 अपॉन R12 माइनस 0। थर्ड स्टेप में, इन प्रेजेंस ऑफ Q1 and Q2 bringing Q3 to position C, तो वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2, तो ये हो जाएगा, किसको ला रहे हैं, Q3 को। कहाँ ला रहे हैं, C तक ला रहे हैं, तो पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो ये हो जाएगा Q3 इंटू Q1 और Q2 के कारण VC कितना होगा, के Q1 अपॉन R13 प्लस के Q2 अपॉन R23 और V इन्फिनिटी 0 हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो देखो एक वर्क डन तो ये है, एक वर्क डन ये है और एक वर्क डन ये है, तो इन तीनों का अपन ने सम किया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये आएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13 या R31। इस तरह से इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए 3 टर्म आ रही हैं। तो n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए कितनी टर्म्स आएंगी, कितने पेयर बनेंगे, तो NC2 पेयर बनाना, 2 चुनना है अपने को, कितने में से, n में से, तो ये n-1 अपॉन 2 इतने पेयर्स बनेंगे, कितनी टर्म्स आएंगी। जैसे n इक्वल टू 3 हो, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 मतलब 3 पेयर हो गए। तो n पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो इतने पेयर बनेंगे। कैसे पेयर होंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसी प्रकार 2 का 1 के साथ,
नहीं नहीं नहीं, 2 का 1 के साथ थोड़ी, 1 का 2 के साथ तो ले लिया ना आपने। तो इसको अपन लिखेंगे कि क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, और इसका समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n, एंड i इज़ नॉट इक्वल टू j, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ये क्यों करेंगे? जस्ट टू रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ द पेयर्स। Q1 Q2 और Q2 Q1 एक ही बार लेना अपने को, यहाँ पर 2 बार आएगा, इसलिए 1/2 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्ज सिस्टम इस तरह से निकाल लेंगे, सिंपल। तो मैं 8 पॉइंट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहा हूँ। तो एक क्यूब इमेजिन करिए ऑफ साइड A, और चार्जेस किस प्रकार रखें, इनके कॉर्नर्स पे रखे हैं, और Q के पास Q नहीं होगा, -Q होगा। चाहे इधर से इधर देखें, चाहे इधर से इधर देखें, चाहे इधर से इधर देखें, और -Q के पास -Q नहीं होगा, Q होगा। तो Q के पास -Q होगा, और -Q के पास हमेशा Q होगा। साइड लेंथ इसकी A/A/A। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। कितनी टर्म्स आएंगी? 8C2, मतलब 8 × 7 / 2 = 28 टर्म्स आने वाली हैं, 28 पेयर बनेंगे। तो जो पेयर बनेंगे Q1 Q2 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करिए कि कितनी डिस्टेंसेस यहाँ पर पॉसिबल हैं। या तो A, या ये जो फेस है इसका डायगोनल A√2, या लॉन्गेस्ट डायगोनल A√3। तो बताओ साइड A वाले कितने पेयर बनेंगे? तो कितनी साइड्स हैं इसमें? 4 तो नीचे, 4 ये छत पे ऊपर, 8 हो गई, और 4 वर्टिकल, तो 12 पेयर्स तो बन रहे हैं डिस्टेंस A वाले। और उसकी टर्म जब लिखेंगे तो उसमें वो नेगेटिव आएगा पोटेंशियल एनर्जी, कि Q1 Q2 में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो -K Q1 Q2 अपॉन D, ऐसा कितनी बार लिखेंगे अपन? 12 टाइम्स। फिर A√2, तो फेस डायगोनल कितने फेस हैं? 4 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, 6 फेस हैं, और हर एक फेस में 2 डायगोनल है। तो 6 × 2 = 12 टर्म्स आएंगी, जिसमें कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस A√2 लिया जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म्स हैं, ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी शो करेगी? अच्छा, इसमें जो डायगोनल है ना, वो सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा, KQ² अपॉन A√2। कितनी हो गई? 24। बची कितनी? 4 टर्म्स और ढूंढो। लॉन्गेस्ट डायगोनल कितने होंगे? 1 2 3 4। यहाँ से एक चला, यहाँ से एक चला, यहाँ से एक चला, और यहाँ से एक चला। 4 लॉन्गेस्ट डायगोनल हैं, जिनकी लेंथ है A√3। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स KQ² अपॉन A√3। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो, इसके सामने ये वाला चार्ज है, तो ये नेगेटिव में, इसके सामने ये वाला चार्ज है, तो ये वाला भी नेगेटिव में। तो ये सारी टर्म्स नेगेटिव वाली आने वाली हैं। इन 28 टर्म्स का सम कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा कितना? -12 KQ² अपॉन A प्लस 12 KQ² अपॉन A√2 -4
KQ² अपॉन A√3। इस प्रकार से इस 8 पॉइंट चार्ज सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी। सिंपल। नाउ सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स is independent of path taken, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात ये कि वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम इनिशियल लोकेशन टू फाइनल लोकेशन इज इक्वल टू Q into V final minus V initial, where V are potentials। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन देखा था ना कि यहाँ से अगर यहाँ तक इस चार्ज Q1 के प्रेजेंस में Q2 को मैं लेकर जाऊँ A से B, तो जो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, या मैं किसी और पाथ से जाऊँ तो मुझे जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा वो सेम आएगा वर्क डन, सेम एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तीसरी बात कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम एब्सेंट हो तो हम लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास को कंजर्व कर सकते हैं। चौथी बात कि अगर टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, तो ये कांस्टेंट रहेगी। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो लाइट दिए हुए हैं, लाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब उनके मास बहुत कम है, तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। लाइट का मतलब उसके मास जो है वो कम हो। मासलेस तो हो ही नहीं सकता चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ तो होना चाहिए, तो मास तो होगा ही होगा, लेकिन मास बहुत कम है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -Gm1m2 अपॉन R ऐसे लिखते हैं। अब G अपने आप में 10⁻⁻11 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मासेस भी हैं कम, तो ये बहुत कम होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक तो K बहुत बड़ा है, 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लाइट पार्टिकल्स आपने बोलकर मास को भी कम कर दिया। G अपने आप में कम है 10⁻⁻11, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इन छोटी मोटी बातों को ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये है Q1, एक ये है Q2, इनिशियली एट रेस्ट है एंड फ्री टू मूव है।
इनिशियली दोनों एट रेस्ट हैं एंड फ्री टू मूव हैं, मासेस इनके m ईच, और जो मास है वो कम है, मतलब लाइट चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m and charges q1 and q2 are placed at a separation d. Initially they are at rest. Due to force of repulsion, mutual force of repulsion, they move to a separation 2d. Find their final speeds. तो दोनों की स्पीड बराबर आएगी, बताओ क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम एब्सेंट है, तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। तो पहले मोमेंटम सिस्टम का 0 था, बाद में इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है v1 और इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड है v2, तो एक का नेगेटिव मोमेंटम एक का पॉजिटिव मोमेंटम। मज़े की बात यह कि दोनों के मास सेम है, इसलिए दोनों की स्पीड भी सेम होगी, तभी तो मोमेंटम एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, टोटल मिला के 0 ऐसा लिख पाएंगे। तो ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से स्पीड v1 इक्वल टू v2 है ऐसा निकाल लिया। फिर हम एनर्जी की बात करें कि पहले इसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 सिस्टम के पास, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का बर्डन 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, k q1 q2 अपॉन d, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या थी, 0। बाद में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है k q1 q2 अपॉन 2d, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 पार्टिकल हैं, हर एक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो 2 टाइम्स हाफ mv²। तो क्या निकालना है, v, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बचेगा, k q1 q2 अपॉन 2d, उधर से क्या बचेगा, mv²। तो v कितना हो गया, k q1 q2 अपॉन 2m रूट ओवर। इस तरह से अपन ने इनकी स्पीड निकाल दी व्हेन देयर सेपरेशन बिटवीन चार्जेज इज 2d। इजी। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है q2, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसका मास है मान लो m। वेरी लार्ज डिस्टेंस इनफाइनाइट से सेम मास m पर चार्ज q1 वाला एक पार्टिकल वेलोसिटी v0 से टुवर्ड्स दिस चार्ज प्रोजेक्ट किया गया। तो अभी इससे जाके मिल तो जाएगा नहीं, इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण कहीं ना कहीं ये रुकेगा, और रुककर फिर रिपल्सिव फोर्स के कारण वापस लौटेगा। तो आपको फाइंड करना है मिनिमम सेपरेशन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या थी सिस्टम की, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है सिस्टम की, ये कंजर्व रहेगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल बर्डन नहीं है इस सिस्टम पर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल भी थी और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी थी। तो अपन इसमें हो सकता है ये दिया हो सकता है ना दिया हो, तो ये ध्यान से देखना कि वो पार्टिकल के बारे में लाइट पार्टिकल्स लिखा है या नहीं। अगर लिखा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करना, वरना नहीं करना। तो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कितनी है, -gmm अपॉन इन्फिनिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी है, k q1 q2 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ये तो हो गई 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv0²। फाइनल मान लीजिए कि ये यहाँ पर आकर रुका, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई 0,
अपॉन Q2, तो ये D क्या है, ये D मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन देम। तो अपन क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन D मिनिमम, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन D मिनिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। रुक गया। अब क्या बनी बात कि अगर ये लाइट पार्टिकल हैं तो इस वाले टर्म को अपन इसकी तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं, और ये तो 0 ही है, तो स्थिति बनेगी हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन D मिनिमम। तो बताओ D मिनिमम कितना हुआ, तो इसको यहाँ लेकर आए, इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 के Q1 Q2 अपॉन mv0 स्क्वायर, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। ये फिक्स्ड है। अगर ये फ्री टू मूव होता तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अब की बात दो लाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं, लाइट चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक रेस्ट में है और दूसरा उसकी तरफ अपने प्रोजेक्ट किया, दोनों के मास इक्वल हैं, दोनों फ्री टू मूव हैं। तो उनके बीच में पहले तो इन्फाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस थी, बाद में डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऐसा निकालना है। तो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ मास m चार्ज Q1 और उसको वेलोसिटी दी अपन ने v0, और दूसरा यहाँ मास m चार्ज Q2 और ये है एट रेस्ट बट फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। दो बातें इसके बारे में दी हैं। और ये लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर देना इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसा अपन बार बार करेंगे क्योंकि अपन ग्रेविटेशन नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर दिमाग ना लगाएं। लाइट पार्टिकल्स हैं, आपको फाइंड करना है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, सब्सिक्वेंटली। तो देखो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये नज़दीक आ रहा है तो इधर Q2 जो है इधर चलना शुरू करेगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लगेगा। इसकी स्पीड कम होती जा रही है और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये पास दोनों कब तक आते रहेंगे, जब तक कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड Q2 की स्पीड बढ़ते बढ़ते v हो गई और Q1 की स्पीड डिक्रीज होते होते v हो गई। इस वक्त इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम सेपरेशन होगा, क्योंकि इसके बाद भी इस पर तो फोर्स ऐसे ही लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इस पर भी फोर्स ऐसे ही लग रहा है। तो ये रिटार्ड होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, और ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर आगे वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगेगा। तो इस मोमेंट पर इनका सेपरेशन मिनिमम है, क्योंकि इसके पहले इस वाले की वेलोसिटी ज़्यादा थी इसकी कंपैरिजन में। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखो। एक्सटर्नल कोई फोर्स का वर्क डन है नहीं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पहले क्या था, उसका सम यानी मैकेनिकल एनर्जी, और फिर बाद में क्या हो गया। दूसरी बात, मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो इन दोनों की स्पीड तो अभी हमें पता है v है, पहले क्या थी, इस अकेले की v0 थी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिंस एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम is 0, therefore linear momentum of system, that is center of mass, is conserved
दैट इज पहले मोमेंटम क्या था एम वी नॉट, और बाद में क्या हो गया एम वी प्लस एम वी 2mv, तो इससे v हमें मिल गया v नॉट बाई 2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी k q1 q2 अपॉन इन्फानाइट यानी 0। काइनेटिक कितनी हाफ m v नॉट स्क्वायर। बाद में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी k q1 q2 अपॉन डी मिनिमम जो हमें निकालना है। और काइनेटिक कितनी, तो ये दो पार्टिकल हैं तो डबल कर दो, हर एक की काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m v स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा v नॉट बाई 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या है 0, तो क्या बचा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस के q1 q2 अपॉन डी मिनिमम इज इक्वल टू यहाँ से एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। इसको इधर शिफ्ट करो, सॉरी ये इक्वल टू का साइन तो यहाँ है, इक्वल टू का साइन यहाँ है, यहाँ पर क्या है साइन ऑफ प्लस है। तो इसको इधर शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन के q1 q2 अपॉन डी मिनिमम इज इक्वल टू 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हाफ में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 4k q1 q2 अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो अगली सिचुएशन देखिए, मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। वेरी लार्ज डिस्टेंस है, दो चार्ज पार्टिकल तो यहाँ रखे हैं फिक्स्ड। क्या कोऑर्डिनेट है 0, -a और इसका 0, a, ठीक है ना। मतलब ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है और चार्ज है इस पर q। ये क्या है ओरिजिन। ये चार्ज पार्टिकल, इसका मान लीजिए मास m है और चार्ज है q। इसको अपन क्या वेलोसिटी दें, ये डिस्टेंस कितनी है वेरी लार्ज। तो आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ v so that this charge particle crosses the origin। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो देखिए यहाँ इन दोनों के कारण पोटेंशियल 0, यहाँ इन दोनों के कारण ओरिजिन पर पोटेंशियल मान लो मैं लिख रहा हूँ v है, तो v कितना हो जाएगा kq बाई a 2kq बाई a हो जाएगा। तो पोटेंशियल लगातार यहाँ तक आते आते बढ़ रहा है क्योंकि इन दोनों फिक्स चार्जेस से उसकी डिस्टेंस कम हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, ये यहाँ तक आई और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई
Q इंटू 2KQ अपॉन A, ऐसा भी कह सकता हूँ। या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 थी और काइनेटिक हाफ mv² थी, बाद में यहाँ आते आते ये रुक गया। यहाँ मिनिमम वेलोसिटी निकालना ना, यहाँ आते आते ये रुक गया, जस्ट क्रॉस कर रहा है। थोड़ा सा भी इसने क्रॉस कर लिया ना तो फिर इसके जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके कारण ये आगे इस तरीके का फोर्स फील करेगा और ये उधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसको यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू जो भी पोटेंशियल है V एट ओरिजिन, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो वही बात है, तो बस V आ जाएगा। क्या करा जाए, इस 2 को उधर ले जाएं तो ये 4KQ अपॉन A ऐसा बचा, और इस M को भी यहाँ ले आएं और फिर अंडर रूट लगा दें, तो V का एक्सप्रेशन आ गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स A के कॉर्नर पर रखे हुए हैं, उनके मासेस हर एक के M और उन पर चार्ज हर एक पर Q ऐसा दिया है। अब ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन से एक दूसरे से दूर जाएंगे। फोर्स कैसा लग रहा है, तो इस वाले पार्टिकल पर यहाँ से रिपल्सिव फोर्स ऐसा लग रहा है और यहाँ से रिपल्सिव फोर्स ऐसा लग रहा है। तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ऐसा चलेगा। इसी प्रकार से इस पर फोर्स इससे ऐसा लग रहा है, इससे ऐसा लग रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग इधर जाएगा। और इसी प्रकार से इस पर फोर्स ऐसा और ऐसा, तो ये इधर जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये चार्ज पार्टिकल एक नए इक्विलेटरल ट्रायंगल पर वर्टाइसेस पर पाए जाएंगे। तो मान लीजिए उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ 2a हो गया, तो इस वक्त इनकी स्पीड सिमेट्री से सबकी v होना है, तो ये स्पीड निकालना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल्स equal to v when separation is increased to 2a from a। तो क्या करेंगे, इनकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain in kinetic energy, loss of potential energy of system is equal to gain in kinetic energy of system। या तो ऐसे यूज़ कर लो, या आप लिखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक ही बात है, देखो ui प्लस के आई इज इक्वल टू uf प्लस के एफ। तो ui माइनस यू एफ इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और ये कम हो गई, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फाइनल है ज़्यादा, तो हम लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, एक ही बात है, एक्सटर्नल बर्डन ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0। तो मैंने लिखा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं, कितने पेयर बनेंगे, 3c2, 3 × 2 अपॉन
2 इक्वल टू 3 के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31, ऐसे 3 पेयर बनेंगे। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये पहले थी पोटेंशियल एनर्जी, बाद में कितनी हो गई 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तीनों रेस्ट में थे, अब इनके पास हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर 3 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो बताओ स्पीड कितनी आएगी? तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 3/2 एम वी स्क्वायर। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो ये लिख रहा हूँ मैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन एम ए का रूट, ये हो जाएगी उनकी स्पीड्स। आसान है ना? अगले क्वेश्चन में देखिए, ये 2 फिक्स्ड चार्जेस हैं Q ईच, ये फिक्स्ड है और इनके बीच का सेपरेशन है 2a, ठीक है। और अगर अपन चाहें तो x एक्सिस y एक्सिस के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसके कोऑर्डिनेट है a,0, इसके कोऑर्डिनेट है -a,0 और यहाँ पर एक थर्ड पार्टिकल है मास m का, लेकिन चार्ज है उस पर -q और इसके कोऑर्डिनेट है 0,a। यहाँ से वो रिलीज़ किया अपन ने फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा फोर्स लगाएगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कुल मिलाकर रिजल्टेंट फोर्स ऐसा हो जाएगा। तो ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा, उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी? यहाँ पर इसकी स्पीड v पूछी है ओरिजिन पर, तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ दिस चार्ज जिसका मास है m और चार्ज है उस पर -q। तो क्या करें? तो हम कहेंगे साहब कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है उसमें लॉस हुआ, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, यहाँ से यहाँ आया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो हमें दिख रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस भी हुआ होगा। तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी है? तो ये डिस्टेंस है a और ये भी a, तो ये जो लेंथ है ये कितनी होगी? a√2 होगी। ऐसे इधर से भी ये a√2 होगी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख रहे हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू बोथ। ठीक है ना, Q इंटू वी। और बाद में कितनी हो गई? तो बाद में हो गई माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। अब यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/A प्लस KQ/A, 2KQ/A, और ये माइनस Q, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पहले तो 0 थी, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर V मिल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी तो और आसानी से मिल जाएगा।
तो एक ही तरह की बातें रिपीटेडली हम करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम्स देखना पोटेंशियल एनर्जी पे पर्याप्त है। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के चैप्टर को आज यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।